हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो कुछ तो पढ़ लिए थे और कुछ बाकी रह गए थे, ठीक है ना। हमने कितने पढ़े थे कल? 4 पढ़े थे। कंठ, तालु, मुर्दा और दंत, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे ओष्ठ। उपपद्यामान्य मोष्टो अर्थात उ उ, ठीक है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पैवर्ग, पैवर्ग मतलब पै फै बै भै मै, तथा उपध्यामान्य का ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। ये ओष्ठे कहलाते हैं, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ मतलब होठ, जो होठ होते हैं ना। जैसे आप बोलना ऊ, तो हमारे जो होठ है वो गोल गोल राउंड में आकृति बना लेते हैं। पै आप बोल के देखो, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान होता है ओठों के द्वारा, ठीक है ना। तो इसे ही ओष्ठ उच्चारण कहा जाता है। और ओष्ठ उच्चारण से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें ओष्ठे वर्ण कहते हैं, ठीक है। आया क्या समझ में? जैसे ये सूत्र दिया गया ना यहाँ पे, उपपद्यामान्य ओष्ठो, ठीक है। ऊ से मतलब दोनों ऊ, पू से मतलब पैवर्ग, ठीक है। और उपध्यामान्य मतलब कौन कौन से पढ़े थे हमने पीछे, पै और फै, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान किस में आता है? ओष्ठ में आता है, ओके। तो इसीलिए उन्हें ओष्ठे वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब आगे आएगा नासिका। नासिका, अब नासिका के द्वारा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, देखिए। इ, मैं, अंग, अणे, न, ये 5 वर्ण जो कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग के जो लास्ट में 5वां वर्ण होता है ना, ये किसके द्वारा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। मतलब नाक, नाक से बाहर मतलब अधमनी निकलती है, ठीक है। तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान वर्ग के लिए निर्धारित तथा नासिका है। अब अनुस्वार होता है वो भी हम उसकी ध्वनि भी मतलब नाक के द्वारा बाहर निकलती है, ठीक है। ये 5 वर्ण और अनुस्वार की जो ध्वनि है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिके कहलाते हैं, ठीक है। जो नाक के द्वारा उच्चारित होते हैं ना, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिके। तो कौन कौन से वर्ण है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। इ, मैं, अंग, अणे, न, मतलब लास्ट के 5म वर्ण, जो लास्ट वाले वर्गों, जैसे कैवर्ग, ये जितने भी वर्ग है ना, 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के 5वां वर्ण होता है, लास्ट वाला वर्ण होता है वो, और अनुस्वार, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना, तो हम इनकी जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो हमारे नाक से बाहर निकलती है, ठीक है ना। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है और इन्हें नासिके वर्ण कहते हैं, ठीक है। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि स्थान भी होते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय क्रमशः कंठ, मुर्दा, तालु, दंत, ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। अब देखो कितनी अच्छी बात आई है कि जो इ, मैं, अंग, अणे, न, ये 5 वर्ण कौन कौन से? इ, मैं, अंग, अणे, न, ये 5 वर्ण 2 बार इनके जो उच्चारण स्थान है ना, वो 2 है। 2 बार ये उच्चारण स्थान में गिने जाते हैं। एक बार तो कैसे, मतलब अगर हम कैवर्ग में पढ़ेंगे तो ये कंठ में आता है ना। जैसे हमने पढ़ा था अकू है विसर्जनीय कंठ है, तो उसमें भी तो आता है ये लास्ट में अंग। और मुर्दा,
ईचा यासा नाम है तालु, जिसमें ई आता है, ठीक है, मूर्धा में अण आता है और दंत में न आता है और ओष्ठ में में आता है, ठीक है ना। तो ये 5 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 बार आता है, एक बार तो नासिका और दूसरा इनके साथ साथ में कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंठ तालु। कंठ तालु दोनों मिलके मतलब किसका उच्चारण स्थान है। देखो कंठ तालु से किसका उच्चारण किया जाता है, ए दे तो कंठे तालु। देखो आपको ना इतना सा पॉइंट पे ध्यान रखना है बस। ए दे तो कंठे तालु मतलब ए दे तो ए कितनी होती है भाई, ए आई 2 होती है ना, ए आई, ठीक है। देव देव तो मतलब दोनों 2, ठीक है। ए दे तो ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठे तालु। जैसे हम याद करेंगे, इसको लर्न करने का तरीका है ए दे तो कंठे तालु, बस ऐसे इतना ही बोलना है, ठीक है, अपने आप लर्न हो जाता है। तो ए और आई का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों मिला करके होता है, ठीक है ना, कंठ तालु। अतः ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते हैं। भाई इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया, कंठ तालु हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। ए तथा ई के संयोग से ए और ए तथा ए के संयोग से, देखो दोबारा देखिए, ए और ई के संयोग से तो क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। और ए और ए के संयोग से आई बनती है, ठीक है ना। जैसे हम आगे संधि में पढ़ेंगे, गुण संधि और वृद्धि संधि में ये मतलब वर्ण आते हैं, ठीक है ना। ए किसका बनता है और आई किसका बनता है, ठीक है। ए तथा आई के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। ए और आई है वो कंठ और तालु दोनों से उच्चारित किया जाता है। जैसे बोल के देख लो, ए तो इसमें कंठ भी काम कर रहा है और तालु भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए इतना ही याद करना है, ओके। इसमें सारा कुछ पूरी डिटेल आ जाती है। ए दे तो कंठे तालु, ए से मतलब ए और आई दोनों, दे तो मतलब 2, ठीक है। दोनों का उच्चारण स्थान ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ तालु, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंठोष्ठ, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, कंठोष्ठ है। अब देखिए अब क्या बच गया भाई, ए आई तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब बच गए हमारे ओ और औ, ठीक है, ओ और औ। ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ है, कंठ और होठ, कंठ और होठ। तो इसको लर्न करने के लिए हम इतना ही ध्यान में रखना है, ओ दौतो कंठो ओष्टम, ओ दौतो कंठो ओष्टम। ओ मतलब ओ और औ, दौ मतलब दोनों का, ठीक है, कंठोष्टम उच्चारण स्थान दोनों का क्या है, कंठो ओष्टम मतलब कंठ और होठ, ठीक है। अर्थात ओ तथा औ का कंठोष्ठ उच्चारण स्थान होता है और ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और होठ होता है, ठीक है। अब देखना ओ किससे मिलकर बनता है, ए प्लस उ से क्या बनता है, ओ, और ए प्लस ओ से मतलब मिलकर बनता है औ। ये गुण और वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब बताएंगे कैसे गुण संधि होती है और कैसे वृद्धि होती है। अतः इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है, ये वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं, ठीक है। आया क्या समझ में। विकंठ और ओठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ओ और औ, ठीक है। कंठ और तालु से ए
ऐ, ठीक है। ऐसे हमें ये सूत्र ही लर्न करने हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ए दे तो कंठे तालु, ओ दे तो कंठोष्टम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दंतोष्टम। दंतोष्टम मतलब दांत और होठ, ठीक है। वकार से दंतोष्टम, बस इतना सा लर्न करना है आपको। वकार से दंतोष्टम मतलब वे होता है ना, वे उसका उच्चारण स्थान दंतोष्टम होता है, मतलब दांत और होठ, ठीक है। वकार का दंतोष्ट उच्चारण स्थान होता है। वकार मतलब वे, ये वाला वे वन, ठीक है। ये दंतोष्टि कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय जीवा दांतों का स्पर्श करती है। जीवा किसका स्पर्श करती है? दांतों का। तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं, अतः दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है। जब हम बोलते हैं वे, जब हम क्या बोलते हैं वे, तो हमारी जो जीवा है वो दांतों से स्पर्श करती है, और साथ साथ में होठ है वो भी कुछ आकार परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो इसे दंतोष्ट उच्चारण स्थान दे दिया गया है। तो हमें इतना ही लर्न करना है। वकार से दंतोष्टम, वकार से मतलब वे का जो उच्चारण स्थान है वो दांत और होठ है, दंतोष्टम है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीवा मूल। क्या पढ़ेंगे? जीवा मूल। जीवा मूल्य से जीवामूलम, देखो जीवा मूल्य से जीवामूलम, जीव की जड़ अर्थात जीवा मूल्य का जीवा मूल स्थान होता है। यह पूर्व में ही लिख चुके हैं कि कै और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जीवामूल्य कहते हैं, ठीक है ना। ये जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, क और ख से पहले जो ये अर्ध विसर्ग लगा हुआ है तो इसे जीवामूल्य कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको मतलब ये लेसन आपका हुआ कंप्लीट। अब क्या करना है, इस लेसन को आपको 5 बार रीड करना है, ठीक है ना, तभी जाके ये समझ में आएगा। बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है। वैसे देखने में तो ये कुछ नहीं लगता कि ये ऐसा क्या लेसन है, इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है। आप इसको पढ़ोगे ना 5 बार, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि एक एक वर्ण हमारे लिए कितने महत्व रखते हैं। अब क्या करना है कि इस लेसन में जो मतलब क्वेश्चन आंसर है, गृह कार्य है, वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, सेंड कर देंगे सर। तब आप होमवर्क के रूप में कर लेना। और ये वैसे तो लेसन है 8th क्लास में, ठीक है ना, लेकिन हमें नॉलेज के थ्रू ये क्लास 6 और 7th वाले बच्चे भी इसको करेंगे, क्योंकि बेटा ये सब आपके भी आएगा, ठीक है ना। तभी आप इनको सीखोगे, तभी आप संस्कृत में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। ये तो हमारे बहुत काम की चीज़ है। अगर हम आगे लाइफ में कभी भी आगे बढ़ते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं, तब भी हमारे ये काम आने वाली चीज़ है, और आज भी है, ठीक है ना। इससे अच्छा हम मन लगा कर ही इसको लर्न कर लें, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए इस टाइप की। थैंक यू, हैव नाइस डे।